हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल द टेक्सलेंट्स में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 194J यानी कि फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज एंड द टीडीएस डिडक्टेड देयरऑन। तो इस जे यानी कि फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज एंड द टीडीएस डिडक्टेड देयरऑन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 194J सेक्शन है उसमें टीडीएस कब कटता है, क्यों कटता है और कौन सी ट्रांजैक्शंस पर कटता है, और क्या हमें जो ऑडिट इन बुक करते हैं 31 मार्च को उस पर टीडीएस काटना होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। The reduction of tax at source has been very helpful in the collection of taxes in the country by targeting the source of income itself। जो टीडीएस है वो काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम का टारगेट होता है वहीं पे ही टैक्स लग जाता है। टीडीएस का फुल फॉर्म ही होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स ऑफ इनकम पर ही टैक्स लग जाता है। और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक नंबर की हो जाती हैं। जैसे ही किसी भी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगता है तो वो ट्रांजैक्शन जो है 26 से सब में आ जाती है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द डिपार्टमेंट टू कैच दोज ट्रांजैक्शंस। और जो असेसी अपनी आईडीआर भी भरता है तो उसको भी पता रहता है कि मेरी कहाँ कहाँ से इनकम आई है और कितना टीडीएस कटा है, और उसको ज़्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका एक तरह से इंस्टॉलमेंट में टैक्स चला जाता है। अब 194J में कौन कौन सी पेमेंट्स कवर होती हैं। 194J में जो पेमेंट्स कवर होती हैं वो है प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, remuneration paid to directors excluding salary, example sitting fees to attend board meeting, royalty, payment in the nature of non compete fees, मतलब ऐसी फीस जो कि हम कंपटीशन ना करें उसको उसकी भी फीस दी जाती है, वो भी 194J में कवर होती है। तो 5 तरह की ट्रांजैक्शन जो है 194J में कवर हो रही है। अब इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होती हैं? जो भी सर्विस किसी प्रोफेशनल को दी जाती है। प्रोफेशनल मतलब कोई सीए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, जो भी प्रोफेशनल का लोग होते हैं उनको जो भी सर्विस दी जाती है वो प्रोफेशनल सर्विस होती है। तो इस केस में जैसे कि कोई आपको सीए की सर्विस दी है, ऑडिट फीस है, लीगल सर्विस है आपको, तो वो सब ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोफेशनल सर्विस में आ जाती है। अब टेक्निकल सर्विस क्या होती है? टेक्निकल सर्विस जो मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, जो टेक्निकल सर्विस में वैसे 3 चीज आ जाती हैं, मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस। जैसे कोई टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस है या मैनेजरियल सर्विस है, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइस दी जा रही है कंपनी को, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एडवाइस दी जा रही है जो कि नॉन प्रोफेशनल लोगों ने दी है, इंजीनियर ने दी है या किसी ऐसे आदमी ने दी है जो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो टेक्निकल सर्विस कहलाई जाएगी। प्रोफेशनल सर्विस में क्या होता है कि जो सर्विस दे रहा है, टेक्निकल में सर्विस को चेक करा जाता है कि सर्विस किस नेचर की है। तो अगर कोई आदमी आपको ऑडिट की सर्विस दे रहा है और वो सीए नहीं है, ऐसा वैसा होता नहीं है, तो शायद वो टेक्निकल में कवर हो जाती है अगर ऐसा होता तो। तीसरा है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब कोई किसी आदमी का पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, किसी आदमी का पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई उसके यूट्यूब वीडियो है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उसको जो फीस दी जाती है वो रॉयल्टी होती है। कोई लिटरेरी वर्क है, कोई मूवी है। और पांचवा होता है नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस होती है जो कोई भी कंपटीशन है उसको आप अगर फीस देते हैं कि आप भाई वो उस प्रोडक्ट पे कम्पीट ना करें, तो वो इसमें फीस कवर हो जाती है 194J में। तो चौथी थी ये। और फिफ्थ होती है सिटिंग फीस, मतलब जैसे डायरेक्टर होता है तो कई बार उसको सिटिंग फीस भी दी जाती है। जैसे कोई डायरेक्टर बाहर बैठा हुआ है और इंडिया से बाहर है या कोई आउटस्कर्ट्स में है, तो बोर्ड मीटिंग में उसको बुलाया जाता है और उसके ओपिनियन के लिए उसको एक फीस दी जाती है, तो उसको सिटिंग फीस बोला जाता है और वो उस पर टीडीएस अप्लाई हो जाता है। अब थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है टीडीएस काटने की? तो 194J में जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो 30,000 है। अगर आपकी सर्विस जो है 30,000 रुपए से ऊपर है विदाउट जीएसटी, बेसिक वैल्यू अगर 30,000 है तो टीडीएस कट जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और ये जो पेमेंट है ये इंडिपेंडेंटली देखी जाएगी। जो मैंने आपको 5 चीजें गिनवाई हैं, जैसे रॉयल्टी है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, तो अगर किसी ने रॉयल्टी दी है और प्रोफेशनल सर्विस दी है तो अलग अलग लिमिट देखी।
जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी ने 25,000 रॉयल्टी दी, टेक्निकल सर्विस दी, तो इस केस में दोनों सर्विस में अलग अलग देखा जाएगा। तो दोनों सर्विस में 30,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। पर इस तरह की पेमेंट अगर डायरेक्टर को करी जाती है, कमीशन, फीस या रेम्युनरेशन, तो उसके केस में कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही कुछ अमाउंट दिया जाता है, कोई लिमिट नहीं है, जैसे ही कुछ अमाउंट दिया जाता है उस पर टीडीएस अप्लाई हो जाता है। ये बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई डायरेक्टर को पेमेंट करी जाती है तो उस पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाती है। ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। अब कौन से लोगों पर टीडीएस अप्लाई होता है, मतलब कौन से लोग काटेंगे, ऐसा थोड़ी है कि अब मतलब मैं भी किसी को टेक्निकल सर्विस दूंगा या प्रोफेशनल सर्विस लूंगा किसी से, सॉरी, तो मैं उस पर टीडीएस काटना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे तो बहुत से लोगों के लिए कंप्लाइंस बढ़ जाएगी जो बिजनेस कर भी नहीं रहे हैं उनके लिए, या कोई पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस ले रहा है उसके ऊपर भी कंप्लाइंस बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई करा हुआ है कि वो ही टीडीएस काटेंगे। तो कौन कौन से लोग जो है वो टीडीएस नहीं काटेंगे, हम ये बात कर लेते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो बिजनेस कर रहा है पर उसका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से नीचे है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका मतलब 24 चल रहा है, तो 22-23 में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे था उसको 23-24 में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए सारे लोग कवर हो गए, जो जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई इंडिविजुअल आदमी है जिसका ऑब्वियसली 1 करोड़ से टर्नओवर जिनका नीचे है, वही हम जैसे सिंपल आदमी होंगे। 1 करोड़ से ऊपर जो बिजनेस कर रहा है वो उसका ठीक ठाक बिजनेस होगा। जो 1 करोड़ से नीचे वाले हैं उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेशन के केस तो गए, बिजनेस में 1 करोड़ है, प्रोफेशन में 50 लाख है। सपोज कोई सीए है और वो प्रोफेशनल सर्विस देता है, तो 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर अगर उसका हो जाता है, तो उस केस में अगर वो कोई सर्विस ले रहा है, सामने से उसको बिल मिल रहा है 30,000 से ऊपर, सर्विस ले रहा है सामने से उसको बिल मिल रहा है 30,000 से ऊपर का, तो उस केस में उसको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जिन केसेस में जिन पार्टीज का टैक्स ऑडिट होता है उन्हीं को ही टीडीएस काटना है। टैक्स ऑडिट मतलब 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, तो आप उसको सरल भाषा में 1 करोड़ का टर्नओवर मान के चलिए। तो पर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर कंपनी का केस होगा तो हर केस में ही टीडीएस काटना है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बनाई है तो आप, जाहिर सी बात है, आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, उस केस में आपको टीडीएस काटना ही काटना है। या आपकी पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, उस केस में आपको कहाँ पे नहीं काटना है, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है और आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से कम है। तो मानता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब रेट ऑफ डिडक्शन क्या है? टेक्निकल सर्विस पे 2% है, कॉल सेंटर वगैरह की पेमेंट पे 2% है, रॉयल्टी पे 2% है, इसके अलावा जो भी है उस पर 10% है। तो 2 ही रेट है बेसिकली, 2 या 10% प्रोफेशनल में, बाकी सब में 2। और अगर कोई पैन नहीं देता है सामने वाला तो 20% है। ये सभी सेक्शंस के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये 194J के लिए है, ये सब सेक्शंस के लिए यही कॉमन है। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन, टीडीएस कब कटता है? टीडीएस तब कटता है जब आपकी बुक्स में एंट्री हो या फिर पेमेंट हो, विच एवर इज अर्लियर। जो टीडीएस का रूल है विच एवर इज अर्लियर पे कटता है। अगर बुक्स में कोई बिल एंटर करा जैसे 30,000 रुपए से ऊपर का, तो तभी टीडीएस कटेगा। और अगर बिल एंटर नहीं करा और डायरेक्ट पेमेंट कर दी है तो भी टीडीएस कट जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है? कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक मिस्टर जे आदमी है जिन्होंने मिस्टर वीर से फाइनेंशियल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस ली है 21-22 में, ठीक है। तो इन्होंने पहली पेमेंट करी 55,000 रुपए की और दूसरी पेमेंट करी 22,000 की, यानी टोटल इन्होंने 77,000 की सर्विस ली है। तो इस केस में 3 सिनेरियो इन्होंने बनाए हैं। क्या क्या सिनेरियो है? मिस्टर जे का टैक्स ऑडिट है ही नहीं, तो 44A भी नहीं है तो लगेगा ही नहीं। दूसरा है कि ऑडिटेबल तो है बट उसने जो उसके लिए लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए लिया, तो भी नहीं होगा। तीसरा है कि टीडीएस टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए लिए, तो इस केस में टीडीएस लग जाएगा। एग्जाम्पल 2 क्या है? अबैंडमेंट है, इन्होंने मिस्टर प्रवीण को कोच की तरह करा है, 10 लाख रुपए साल के इन्होंने तय करे हैं, तो इस केस में भी 30,000 रुपए से ऊपर है। और प्रोफेशनल सर्विस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नोटिफाइड है,
तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दी थी, तो वो भी कवर हो जाती हैं अदर देन मेडिकल लीगल डॉक्टर। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कवर्ड है, तो 30,000 से ऊपर वो भी कवर हो जाएगी। अगर हम टीडीएस नहीं काटते हैं तो उसके प्रावधान क्या है, क्या उसका पेनल्टी लगती है उसके ऊपर। तो अगर हमने कोई बुक्स में एक्सपेंस क्लेम करा है 30,000 रुपये से ऊपर का, और उस पर हमने टीडीएस नहीं में उस खर्चे का 30% हम डिसअलाउ करेंगे, और जब हम उस पर टीडीएस काट के जमा कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर में उसको 30% को हमें अलाउंस मिल जाएगी। बेसिकली 30% का खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। और इंटरेस्ट लगता है, अगर आपने टीडीएस काट के जमा नहीं करा तो 1.5% है, और अगर काट के परसेंट है जब तक आपने उसको काटा तब तक। तो इंटरेस्ट 1 और 1.5% है। 1% है अगर आपने काटा ही नहीं तो 1% है, काट के जमा नहीं करा तो 1.5% है। और ये पार्ट ऑफ द मंथ माना जाता है। सपोज आपको अप्रैल में बिल मिला तो आपको अप्रैल में काटना था, तो अप्रैल और मई में काटना था, तो अप्रैल और अपने मई में सपोज काटा तो अप्रैल और मई दोनों कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अप्रैल का जैसे 30 तारीख को है तो एक दिन काउंट होगा, पूरा ही महीना काउंट हो जाता है। भी कैश है कि काफी लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो उसमें मैं बताता हूँ कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट अप्लाई होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन। अब इसमें ये दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये कि जो टीडीएस जमा करना होता है वो 7 तारीख तक करना होता है। तो लोगों को लगता है कि 7 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा, पर ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट डिडक्शन तो यानी अब अगर एग्जांपल के लिए 30 अप्रैल को आपको टीडीएस आपको काटना था, आपने नहीं काटा, तो 30 अप्रैल से लगेगा। तो 30 अप्रैल मतलब एक दिन हो गया अप्रैल का, तो एक दिन का मतलब पूरा महीना माना जाता है। तो अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना, दोनों महीने काउंट हो जाएंगे। पर अगर आप उसकी पेमेंट 7 तारीख से पहले कर देते हैं तो एक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि 7 तारीख से अगर आप लेट करेंगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा उसके ऊपर। यही इस वाले जो नेक्स्ट स्लाइड है, टाइम लिमिट बताई हुई है 7 तारीख। और अगर मार्च का है तो अप्रैल तक का टाइम मिल जाता है, 30 अप्रैल का। अभी क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो ये था कि शुड टीडीएस बी डिडक्टेड ऑन प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के प्रोविजन पे टीडीएस कटना चाहिए या नहीं। देखिए, ऑडिट फीस जो होती है वो हम मार्च में बुक करते हैं जिन डेज पे, पर उस टाइम पे अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे ऑडिटर कौन है। अब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कंपनी नई बनी है और अभी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, फिर उसकी कैजुअल वैकेंसी हो गई और मार्च में हमारे पास ऑडिटर ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उस केस में हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम बाद में हमें पता है कि ऑडिटर अपॉइंटेड है, तो उस केस में आप टीडीएस काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑडिटर कौन है। पर जब आपको पता ही नहीं है तो आप टीडीएस किसका काटेंगे। और सपोज आपने काट लिया, फिर आपको ऑडिटर आपका चेंज हो गया, फिर आपको रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न। तो काफी लोग ऑडिट फीस पर प्रोविजन पर टीडीएस काटते हैं, मैं भी काटता हूँ, बट उसका तरीका यही है, अगर आपके ऑडिटर अपॉइंटेड है और आपको स्पेसिफिक पता है कि हाँ यही ऑडिटर रहेंगे, तभी आपको टीडीएस काटना है। अगर आपको लगता है कि ऑडिटर चेंज हो जाएंगे तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 31 मार्च से प्रोविजन कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको सितंबर तक पता चल गया हाँ ये ऑडिटर है, ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, तब आप 31 मार्च में जाके प्रोविजन करेंगे, फिर टीडीएस काटेंगे, उस पर इंटरेस्ट जमा कराएंगे, रिटर्न रिवाइज करेंगे, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। तो टीडीएस तभी काटे जब आपको ऑडिटर पता है कि यही अपॉइंट होंगे। So this was the video and I hope you liked the video.